गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने IUPAC नामकरण किया था एस्टर और इथर के लिए। आज अपन स्टार्ट करते हैं एमिनो का IUPAC नामकरण। एमीन का IUPAC नामकरण। एमीन है वो 3 प्रकार की होती है। प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। प्राथमिक एमीन को अपन दर्शाते हैं RNH2 से। प्राथमिक एमीन का क्रियात्मक समूह होता है NH2, जिसे कहा जाता है एमिनो। NH2 को क्या कहते हैं? एमिनो कहा जाता है। अब प्राथमिक एमीन में नाइट्रोजन के साथ कितनी कार्बन संख्या जुड़ी होती है? 1, इसलिए इसको कहा जाता है प्राथमिक एमीन। द्वितीयक एमीन को दर्शाया जाता है RNH, R से। अब द्वितीयक एमीन में क्रियात्मक समूह होता है NH, जिसको कहा जाता है इमिनो। और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जुड़ी होती है कितनी कार्बन संख्याएं? 2 कार्बन संख्याएं, इसलिए इसको कहा जाता है द्वितीयक एमीन। और तृतीयक एमीन को दर्शाया जाता है इस प्रकार। तृतीयक एमीन में क्रियात्मक समूह होता है N, और इसे कहा जाता है तृतीयक नाइट्रोजन। तृतीयक एमीन के क्रियात्मक समूह को कहा जाता है तृतीयक नाइट्रोजन। और यहाँ पे नाइट्रोजन है वो जुड़ा होता है 3 कार्बन श्रृंखलाओं से, इसलिए इसको कहा जाता है तृतीयक एमीन। तो आज अपन बारी बारी इन एमीन्स का नामकरण है वो करते हैं। अब देखिए, एमीन है वो क्रियात्मक समूह के रूप में आता है, और तीनों एमीनों का जो अनुलग्न है वो एक ही होता है एमीन। चाहे प्राथमिक एमीन हो, चाहे द्वितीयक एमीन हो, चाहे तृतीयक एमीन हो, तीनों के लिए IUPAC नामकरण में सेम एक ही अनुलग्न काम में लेते हैं एमीन। तो तीनों का अनुलग्न क्या होगा? एमीन होगा। यानी तीनों में क्रियात्मक समूह को सबसे लास्ट में क्या लिखा जाएगा? एमीन लिखा जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले प्राथमिक एमीन का IUPAC नामकरण। प्राथमिक एमीन को दर्शाते हैं किससे? RNH2 से। प्राथमिक एमीन का जो IUPAC नामकरण है वो एकदम नॉर्मल है, जो अपन ने IUPAC नामकरण के नियम किए थे, ओनली उसी के बेस पे सिंपल IUPAC नाम होता है इसका। यहाँ पे देखिए जो
हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है उसको लिखेंगे एल्केन के रूप में, और NH2 के लास्ट में लगा देंगे एमीन। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा एल्केनेमीन। जैसे CH3NH2, तो यहाँ पे प्रतिस्थापी तो है नहीं, वैसे अपन IUPAC नामकरण में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? प्रतिस्थापी का। यहाँ प्रतिस्थापी नहीं है। अब कार्बन श्रृंखला में कार्बन एक के लिए मैं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और NH2 के लिए एमीन, तो ये हो गया मेथेनेमीन। कार्बन श्रृंखला में कार्बन दो है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और NH2 के लिए एमीन, तो ये हो गया एथेनेमीन। कार्बन श्रृंखला में कार्बन तीन प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, प्रोपेन, NH2 है, फर्स्ट कार्बन पे 1 है एमीन। ये है यहाँ पे मुख्य कार्बन श्रृंखला, ये 3 कार्बन की अंकन है वो किधर से कर लीजिए। NH2 को कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर। यहाँ पे भी प्रतिस्थापी नहीं है, श्रृंखला में कार्बन 3 प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए ए, प्रोपेन। अब यहाँ पे NH2 जो क्रियात्मक समूह है वो कितने नंबर कार्बन पे है? 2 पे, तो 2 एमीन। तो ये तो हो गया प्रोपेन 1 एमीन, और ये हो गया प्रोपेन 2 एमीन। अब देखिए ये है, यहाँ पे मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी इस प्रकार से 3 कार्बन की, चाहे तो ये ले लीजिए चाहे ये सीधी वाली ले लीजिए। मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की होगी? 3 कार्बन की। अब यहाँ पे ये जो CH3 है ये बन गया क्या? प्रतिस्थापी। अब ये प्रतिस्थापी बन गया, तो प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले ये है 2 नंबर कार्बन पे, इधर से कर लीजिए चाहे इधर से कर लीजिए, 2 नंबर पे आ रहा है। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम CH3 को कहा जाता है प्रतिस्थापी के रूप में मेथिल, और 2 मेथिल। अब श्रृंखला में 3 कार्बन है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, प्रोपेन, और सबसे लास्ट में क्रियात्मक समूह NH2 कितने नंबर कार्बन पे? 2 नंबर पे, तो 2 एमीन। तो ये इस प्रकार से इसका IUPAC नाम हो गया 2 मेथिल प्रोपेन 2 एमीन। तो इस प्रकार से IUPAC नामकरण किया जाता है किसका? प्राथमिक एमीन का। अब देखिए, अब अपन करेंगे द्वितीयक एमीन का IUPAC नामकरण। तो प्राथमिक एमीन का IUPAC नाम तो नॉर्मल है, जैसे अपन ने पहले कर चुके हैं वैसे ही। अब जो द्वितीयक और जो तृतीयक एमीन के IUPAC नाम है उनके लिए अपन को थोड़ा सा
अलग जो एक नियम है वो अपन काम में लेंगे। देखिए यहाँ पे अपन को क्या ध्यान रखना, द्वितीयक एमीन का आईयूपीएसी नाम देखिए किस प्रकार करते हैं। ये है द्वितीयक एमीन, बीच में क्रियात्मक समूह NH और दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। अब देखिए यहाँ पे कार्बन श्रृंखलाएं कितनी है, 2 है। द्वितीयक एमीन में कार्बन श्रृंखलाएं कितनी है, 2। तो यहाँ पे जो एक कार्बन श्रृंखला है उसको माना जाएगा प्रतिस्थापी, और जो दूसरी कार्बन श्रृंखला है उसको माना जाएगा मुख्य कार्बन श्रृंखला। तो जो एक कार्बन श्रृंखला है उसको माना जाएगा प्रतिस्थापी, और उसे प्रतिस्थापी मानकर लिखेंगे किसके रूप में, एल्किल के रूप में। जबकि दूसरी कार्बन श्रृंखला है उसको माना जाएगा मुख्य कार्बन श्रृंखला, और उसको तो इस प्रकार द्वितीयक एमीन में जो एक कार्बन श्रृंखला है उसे प्रतिस्थापी के रूप में, एल्किल के रूप में लिखा जाएगा, जबकि दूसरी कार्बन श्रृंखला है उसे मुख्य कार्बन श्रृंखला मानकर एल्केन के रूप में लिखेंगे। अब देखिए जिस कार्बन श्रृंखला को अपन प्रतिस्थापी मान रहे हैं और वो जुड़ी हो किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। अब यहाँ पे देखिए ये किसके साथ जुड़ी है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ी है, तो इसके नाम से पहले लगा दिया जाएगा क्या, कैपिटल N। तो जो प्रतिस्थापी कार्बन श्रृंखला है जिसको अपन एल्किल के रूप में लिखेंगे वो डायरेक्टली किसके साथ जुड़ी है, वो डायरेक्टली जुड़ी है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। तो यदि प्रतिस्थापी एल्किल समूह डायरेक्टली जुड़ा हो किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, तो एल्किल के पहले लगा दिया जाएगा क्या, कैपिटल N। तो इसके लिए N एल्किल, ये R है वो प्रतिस्थापी है, और ये डायरेक्टली किसके साथ जुड़ा है, नाइट्रोजन के साथ। तो प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले N एल्किल, ये वाली है मुख्य कार्बन श्रृंखला, इसको लिख दिया एल्केन के रूप में, जितने भी कार्बन हो उस हिसाब से। और ये एमीन है तो अनुलग्न तीनों एमीनों में क्या है, सेम है, तो लास्ट में लगा देंगे एमीन। तो इस प्रकार द्वितीयक एमीन का पूरा आईयूपीएसी नाम क्या बन गया, एन एल्किल एल्केनेमीन। तो इस प्रकार द्वितीयक एमीन का पूरा आईयूपीएसी नाम बन जाता है एन एल्किल एल्केनेमीन। अब देखिए सबसे पहले अपन द्वितीयक एमीन में लेंगे ऐसी सममित एमीन। सममित एमीन में क्या होगा, NH के दोनों तरफ की कार्बन श्रृंखलाएं एकदम समान होंगी। तो देखिए CH3 NH CH3, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अपन ने कहा था एक कार्बन श्रृंखला को प्रतिस्थापी मानना है और दूसरी को मुख्य कार्बन श्रृंखला। यहाँ पे दोनों की दोनों क्या है, समान है, तो किसी को भी प्रतिस्थापी मान लो, किसी को भी मुख्य कार्बन श्रृंखला मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सममित एमीन में दोनों तरफ श्रृंखलाएं क्या होगी, समान होगी।
तो किसी को भी प्रतिस्थापी मान लो चाहे किसी को भी मुख्य कार्बन श्रृंखला मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको प्रतिस्थापी मान लिया तो इसको लिखेंगे एल्किल के रूप में और प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। अब ये डायरेक्टली जुड़ा है किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ, तो एन मेथिल ये होगी मुख्य कार्बन श्रृंखला। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में एक कार्बन है तो उसके लिए मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और क्रियात्मक समूह एमीन है तो लास्ट में लगा देंगे एमीन। तो इस प्रकार इस द्वितीयक एमीन का नाम हो गया एन मेथिल मेथेनेमीन। तो अपना नाम लिखने का क्रम वही है जो अपन ने बताया था। IUPAC से नाम किस क्रम में लिखा जाता है? सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम, फिर मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या का संकेत, फिर कार्बन कार्बन के बीच बंध का संकेत और लास्ट में क्रियात्मक समूह का नाम। तो ये सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम आ गया। फिर मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या एक थी तो मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए बंध का संकेत एन और क्रियात्मक समूह लास्ट में एमीन। तो ये हो गया एन मेथिल मेथेनेमीन। C2H5 NH C2H5 ये भी एक सममित द्वितीयक एमीन है। यहाँ पे भी दोनों तरफ कार्बन श्रृंखलाएं क्या है? समान है। अब देखो इसको प्रतिस्थापी मान लिया तो इसको एल्किल के रूप में लिखेंगे एथिल और ये डायरेक्टली किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन से, तो एन एथिल इधर वाली हो जाएगी मुख्य कार्बन श्रृंखला, दो कार्बन है तो एक, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और क्रियात्मक समूह के लिए लास्ट में एमीन। तो ये हो जाएगा एन एथिल एथेनेमीन। तो इस प्रकार से सममित एमीन है उसका लिखा जाता है IUPAC नाम। अब देखिए अब अपन द्वितीयक एमीन में लेंगे असममित कंडीशन। असममित द्वितीयक एमीन में ऐसी एमीन आएगी जिसमें NH के दोनों तरफ की कार्बन संख्याएं क्या हो? अलग अलग हो। एक तो R हो गई और दूसरी होगी R डैश। तो देखिए असममित द्वितीयक एमीन को इस प्रकार से दर्शाएंगे RNH डैश। तो यहाँ पे अपन को क्या ध्यान में रखना है? अब दोनों तरफ की कार्बन श्रृंखलाएं अलग अलग हो गई तो आप किसे प्रतिस्थापी मानोगे और किसे मुख्य कार्बन श्रृंखला मानोगे? इसका एक छोटा सा नियम ध्यान में रखना है आपको। देखो जिस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या क्या हो? कम हो। जिस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या क्या हो? कम हो, उसे छोटा समूह मानेंगे। और जिस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या ज्यादा हो उसे बड़ा समूह मानेंगे। तो यदि दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं अलग अलग हो, असममित कंडीशन हो, तो जो छोटा समूह है जिसमें कार्बन की संख्या कम है तो छोटे समूह को आपको लेना है किसके रूप में? प्रतिस्थापी के रूप में। और जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा है उस बड़े समूह को मानना है क्या? मुख्य कार्बन श्रृंखला। तो असममित कंडीशन में एक छोटा सा रूल है वो ध्यान में रखना है। यही द्वितीयक एमीन के लिए लगेगा
और यही तृतीय गैमीन के लिए भी काम में लेंगे। तो जो ऐसी कंडीशन में, असममित कंडीशन में मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी? जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो, उससे लेंगे इसके रूप में मुख्य कार्बन श्रृंखला के रूप, और जिसमें कार्बन की संख्या कम है उसे प्रतिस्थापी मानकर लिखा जाए। तो देखिए अपन इसके एग्जाम्पल लेते हैं। CH3 NH CH2 CH3। अब इधर वाली श्रृंखला में एक कार्बन, इधर वाली में दो कार्बन, तो ये वाली छोटी हो गई तो इसे प्रतिस्थापी मानेंगे, और ये डायरेक्टली किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन से। N इसे एल्किल के रूप में लिख देंगे, मैथिल। इधर दो कार्बन है, बड़ा समूह है, तो इसे मुख्य कार्बन श्रृंखला मानेंगे। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए एक, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और एमीन के लिए लास्ट में एमीन। तो ये हो गया एन मैथिल एथेनेमीन। ये है, इधर है दो कार्बन की श्रृंखला, इधर है तीन कार्बन की श्रृंखला, तो इसे प्रतिस्थापी मानेंगे। ये डायरेक्टली नाइट्रोजन से जुड़ा है, एन एथिल। मुख्य कार्बन श्रृंखला में तीन कार्बन है, प्रोप सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और एमीन के लिए लास्ट में एमीन। तो ये हो गया एन एथिल प्रोपेनेमीन। तो इस प्रकार से असममित द्वितीय गैमीन का IUPAC नामकरण किया जाता है। अब देखिए तृतीय गैमीन का IUPAC नामकरण। अब देखिए तृतीय गैमीन को दर्शाते हैं इस टाइप से। अब यदि तृतीय गैमीन कैसी हो? सममित हो। तृतीय गैमीन कैसी हो? सममित। तो देखिए तृतीय गैमीन में नाइट्रोजन के साथ जुड़ी होती है कितनी कार्बन श्रृंखलाएं? तीन कार्बन श्रृंखलाएं। तो एक कार्बन श्रृंखला को मान लेंगे मुख्य कार्बन श्रृंखला, और जो बाकी दो कार्बन श्रृंखलाएं हैं इन दोनों को मान लेंगे क्या? प्रतिस्थापी। तो दो को प्रतिस्थापी मान लेंगे और एक को मुख्य कार्बन श्रृंखला, और ये सममित कंडीशन है। तो यहाँ पे तीनों की तीनों क्या होंगी? समान कार्बन वाली होंगी। तो चाहे किसी कोई मुख्य कार्बन श्रृंखला ले लो, किसी कोई प्रतिस्थापी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए अब यहाँ पे प्रतिस्थापी कितने हो गए? दो हो गए। प्रतिस्थापी कितने हो गए? दो, और वो भी क्या है? समान है, सममित कंडीशन है। तो ये दोनों क्या होंगे? समान। और ये दोनों के दोनों किससे जुड़े हैं? नाइट्रोजन से जुड़े हैं। तो एन एन कितनी बार आएगा? दो बार। अब ये दो है तो दो के लिए डाई। अब दोनों को प्रतिस्थापी मानकर लिखेंगे एल्किल। तो एन एन डाई एल्किल।
ये तो हो गया दोनों प्रतिस्थापियों के लिए। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला है उसको लिखेंगे एल्केन के रूप में और क्रियात्मक समूह के लिए लास्ट में लगा देंगे एमीन। तो ये IUPAC नाम होगा किसके लिए? सममित तृतीयक एमीन के लिए। ये IUPAC नाम होगा सममित तृतीयक एमीन के लिए। N डाइएल्किल एल्केनेमीन। एग्जांपल देखिए CH3 and CH3 CH3। यहाँ पे तीनों की तीनों कार्बन श्रृंखलाएं CH3 है। अब इन दो को मान लेंगे प्रतिस्थापी और ये हो जाएगी मुख्य कार्बन श्रृंखला। तो दोनों की दोनों प्रतिस्थापी मैथिल है और किससे जुड़े हैं? नाइट्रोजन से। तो N डाई मैथिल। अब ये हो गया प्रतिस्थापी का नाम। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन एक है तो मैथ सिंगल बॉन्ड के लिए एन मैथेन और लास्ट में लगा देंगे एमीन। तो इसका हो जाएगा N डाइमेथिल मेथिलेमीन। यदि सममित तृतीयक एमीन ये हो तो ये दोनों प्रतिस्थापी हो जाएंगे। दोनों किससे जुड़े हैं? डायरेक्टली नाइट्रोजन से। N डाई एथिल N डाई एथिल। ये मुख्य कार्बन श्रृंखला दो कार्बन है एक सिंगल बॉन्ड के लिए N और लास्ट में क्रियात्मक समूह के लिए एमीन। तो इसका हो गया N डाइएथिल एथेनेमीन। तो इस प्रकार IUPAC नामकरण किया जाता है सममित तृतीयक एमीन का। अब देखिए अब अपन तृतीयक एमीन में लेंगे असममित कंडीशन। अब अपन तृतीयक एमीन में क्या लेंगे? असममित कंडीशन, यानी यहाँ पे तीनों कार्बन श्रृंखलाएं समान नहीं होंगी। तो देखिए इसका IUPAC नाम कैसे होगा? तो यहाँ पे ध्यान रहे जैसे द्वितीयक एमीन में असममित कंडीशन आई थी वहां पे क्या था? मुख्य कार्बन श्रृंखला किसको माना था? जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो। तो जिस श्रृंखला में कार्बन की संख्या ज्यादा होगी, जिस श्रृंखला में कार्बन की संख्या ज्यादा होगी वो होगा बड़ा समूह और बड़े समूह को माना जाएगा मुख्य कार्बन श्रृंखला। ये क्या होगा? जो जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होगी वो वाली होगी मुख्य कार्बन श्रृंखला। और ये जो छोटे समूह हैं छोटे समूह हैं वो लिखे जाएंगे किसके रूप में? प्रतिस्थापी के रूप में। ये छोटे समूह किसके रूप में लिखेंगे? प्रतिस्थापी के रूप में। अब देखिए यदि दोनों प्रतिस्थापी क्या हो? समान हो। दोनों प्रतिस्थापी क्या हो? समान हो। तब तो N डाई एल्किल एल्केनेमीन। यदि
तृतीयक एमीन में दोनों प्रतिस्थापी क्या हो, समान हो, तब तो आईयूपीएसी नाम होगा एन एन डाइएल्किल एल्केनेमीन। और यदि असममित तृतीयक एमीन में ये दोनों प्रतिस्थापी क्या हो, अलग अलग हो, दोनों प्रतिस्थापी क्या हो, अलग अलग, तो फिर इनको अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर अलग अलग लिखा जाएगा। और ये दोनों डायरेक्टली किससे जुड़े हैं, नाइट्रोजन से, तो इनके नाम से पहले क्या लगेगा, एन। तो यहाँ पे एन एन साथ में आ रहा था, अब यहाँ पे अलग अलग हो गए तो एन भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो यदि ये दोनों प्रतिस्थापी अलग अलग हो तो आईयूपीएसी नाम इस प्रकार लिखा जाएगा एन एल्किल एन एल्किल। तो दोनों प्रतिस्थापियों को अंग्रेजी वर्णमाला के नियम के आधार पे एल्किल के रूप में अलग अलग लिखा जाएगा, और ये जो एन है वो भी क्या हो जाएगा, अलग अलग, एन एल्किल एन एल्किल। तो जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है वो एल्केन और लास्ट में एमीन, तब इसका नाम इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दो तो है CH3, एक है C2H5। अब इसमें कार्बन ज्यादा है तो ये हो गई मुख्य कार्बन श्रृंखला, और ये दोनों बन जाएंगे प्रतिस्थापी। अब दोनों प्रतिस्थापी क्या है, समान है, तो नाम लिखा जाएगा इसके बेस पे एन एन डाइएल्किल एल्केनेमीन। तो देखिए एन एन डाई मेथिल, ये तो प्रतिस्थापी का नाम हो गया। मुख्य कार्बन श्रृंखला में दो कार्बन, H सिंगल बॉन्ड के लिए N और क्रियात्मक समूह के लिए एमीन। तो ये हो गया एन एन डाइमेथिल एथेनेमीन। इसी प्रकार से ये एग्जाम्पल इस टाइप का, यहाँ पे बड़ी कार्बन श्रृंखला ये है, तो ये तो हो गई मुख्य कार्बन श्रृंखला, और ये दोनों बन जाएंगे प्रतिस्थापी। तो इसका नाम भी इसी बेस पे लिखा जाएगा। तो देखिए ये है एथिल एन एन डाई एथिल, प्रतिस्थापियों का नाम हो गया। और मुख्य कार्बन श्रृंखला में तीन कार्बन है, तो प्रोप सिंगल बॉन्ड के लिए एन और एमीन के लिए लास्ट में एमीन। तो एन एन डाइएथिल प्रोपेनेमीन, ये इसका यूपीएसी नाम हो गया। तो ये तो एग्जाम्पल थे इस वाली कंडीशन के। अब अपन एग्जाम्पल लेंगे इस वाली कंडीशन जब दोनों प्रतिस्थापी क्या हो, अलग अलग हो। तो देखिए इस तृतीयक एमीन में तीनों कार्बन श्रृंखलाएं क्या है, अलग अलग है। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला तो हो जाएगी कौन सी, ये वाली, इसमें कार्बन सबसे ज्यादा है, तो ये तो मुख्य कार्बन श्रृंखला हो गई। और ये दोनों बन जाएंगे क्या, प्रतिस्थापी। ये दोनों क्या बन जाएंगे, प्रतिस्थापी। अब ये दोनों प्रतिस्थापी भी क्या है, अलग अलग है। ये तो मेथिल और ये एथिल। अब दोनों प्रतिस्थापी अलग अलग है, तो इनका नाम लिखा जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला के नियम के आधार पे। तो मेथिल और एथिल में पहले आएगा एथिल, तो पहले एथिल को लिखेंगे। ये डायरेक्टली किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से, तो एन एथिल। फिर मेथिल को लिखेंगे, ये भी डायरेक्टली किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से,
N मेथिल, तो प्रतिस्थापी का नाम हो गया। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? 3। प्रोप सिंगल बॉन्ड के लिए N और क्रियात्मक समूह के लिए लास्ट में एमीन, तो ये हो गया प्रोपेनेमीन। तो इस तृतीयक एमीन का नाम इस आधार पे लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे दोनों प्रतिस्थापी क्या है? अलग अलग है। तो N एल्किल एल्केनेमीन, तो देखिए N मेथिल प्रोपेनेमीन। इसका एक एग्जांपल और देखिए, C2H5 and C3H7 C4H9। अब देखिए यहाँ पे भी तीनों कार्बन श्रृंखलाएं क्या है? अलग अलग है। तो इसमें कार्बन सबसे ज्यादा है, तो ये तो हो जाएगी मुख्य कार्बन श्रृंखला और ये दोनों हो जाएंगे प्रतिस्थापी। दोनों प्रतिस्थापी अलग अलग है। ये C2H5 एथिल और ये C3H7 प्रोपिल। तो अंग्रेजी वर्णमाला का यूज लगाएंगे। एथिल पहले आएगा, एथिल डायरेक्टली जुड़ा नाइट्रोजन से, N एथिल, प्रोपिल भी सीधा जुड़ा नाइट्रोजन से, N प्रोपिल। और ये मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन हैं? 4। ब्यूट सिंगल बॉन्ड के लिए N और क्रियात्मक समूह के लिए एमीन। तो इसका नाम भी इसी बेस पे है, N एथिल N प्रोपिल ब्यूटेनेमीन। तो इस प्रकार से IUPAC नामकरण किया जाता है एमिनो के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ईथर का IUPAC नाम हुआ और द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन, इनका IUPAC नाम थोड़ा हटके है और ये अपने 12th के सिलेबस में है, तो इनको एकदम अच्छी तरह से क्लियर करें। तो ये अपना जो IUPAC नामकरण है 12th के सिलेबस में अपने जितना भी IUPAC नामकरण का सिस्टम आएगा वो अपना IUPAC नामकरण का सिस्टम है वो लगभग कंप्लीट है। थैंक यू।